मैं डॉक्टर अंजलि मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंट जोसेफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आज आपको जेंडर सेंसिटिविटी अर्थात लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लिंग एक जैविक तथ्य है। जैविक तथ्य का अर्थ है कि जन्म के समय शिशु लड़का है या लड़की कुछ भी हो सकता है। जन्म के समय शिशु के लिंग को लेकर यदि समाज किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो उसे हम लैंगिक विषमता कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी। लड़का या लड़की होना एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इनमें से किसी एक को ऊंचा या नीचा स्थान देना एक सामाजिक विकृति है। सभी समाजों में जन्म के समय ही लिंग के साथ भेदभाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक हैं। इसलिए अधिकांश लोग लड़के को लड़की से ऊंचा स्थान देते हैं। इसी का परिणाम है कि लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, दावत होती हैं, जबकि लड़की के जन्म पर शोक मनाया जाता है। यह लैंगिक विषमता सार्वभौमिक तथ्य के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में इसका कोई न कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक समाजों में तो लड़के को ऊंचा माना जाता है, जबकि मातृसत्तात्मक समाज में लड़की को ऊंचा स्थान दिया जाता है। दोनों ही स्थितियां उपयुक्त नहीं हैं। लैंगिक समानता के सामाजिक पहलू या डायमेंशंस क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लड़के और लड़की में अंतर करना, उनके जन्म होने पर दावत, किसी के उस पर खुशियाँ मनाना और दावत देना, और किसी के जन्म पर शोक व्यक्त करना या उसे जन्म होते ही मार देना, ये लिंग भेदभाव सामाजिक दृष्टि से माना जाता है। इसके साथ साथ लड़के को और उसके पालन पोषण में अलग तरीके से उसे पाला पोसा जाता है, और लड़की को पराया धन मानकर उसकी शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उसे गृहस्थी के कार्य में निपुण बनाने की कोशिश की जाती है, जबकि लड़के को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है और उसकी शिक्षा और रोजगार पर परिवार में ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। यह लिंग भेदभाव लड़के लड़की तक ही सीमित नहीं है, बल्कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन सभी भूमिकाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यद्यपि वर्तमान में लिंग भेदभाव में काफ़ी हद तक कमी आने लगी है, और इसका कारण होता है शिक्षा का प्रसार। यौन शोषण दूसरा रूप है। यौन शोषण भी लैंगिक विषमता का रूप है। भारत के समाज में महिलाओं की प्रमुख समस्या यौन शोषण एवं उत्पीड़न है। वैसे तो यौन शोषण सभी देशों के अंतर्गत देखने को मिलता है, फिर भी इसे भारतीय समाज की मूल समस्या माना जा सकता है। अश्लील साहित्य बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, बुक स्टॉल पर खुलेआम बेचा जाता है। चलचित्रों में यौन शोषण दिखाई देता है। कैबरे डांस केवल चलचित्रों में ही नहीं दिखाए जाते, अपितु होटलों में भी इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वेश्यावृत्ति भारतीय समाज में स्त्रियों के यौन शोषण का एक प्रमुख उदाहरण है। अशिक्षा लैंगिक विषमता भारतीय महिलाओं को साक्षरता की दृष्टि से भी पिछड़ा बनाती है। भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा पर
पुरुषों की अपेक्षा अधिक ध्यान आज भी नहीं दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर टोटल 74% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82% और स्त्रियों की साक्षरता दर 65.46% थी। इससे ये पता लगता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की दृष्टि से पुरुषों से पिछड़ी हुई उन्हें माना जाता है, क्योंकि पराया धन मानकर इस लड़कियों को विवाह के लिए आदर्श मानकर या उनकी विवाह करना है, इस आदर्श को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। जो छात्राएं या लड़कियां उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेती हैं, वो भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाती और शिक्षा के बीच में ही उनकी शादी कर दी जाती है। अज्ञानता एवं अंधविश्वास चौथा कारण है सामाजिक असमानता का लड़कियों के साथ जो की जाती है। अशिक्षा के कारण भारतीय महिलाएं आसानी से अंधविश्वासों का शिकार हो जाती हैं। उनमें अज्ञानता अधिक पाई जाती है। अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण ही भारत या महिलाएं तांत्रिकों, ढोंगी, साधुओं और पीर फकीरों के चक्कर में आसानी से आ जाती हैं, जो उनका शोषण करते हैं और कई बार यौन शोषण का भी शिकार हो जाती हैं। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। अशिक्षा और अज्ञानता के साथ साथ हमें ये देखने को भी मिलता है कि स्त्रियां कुपोषण का शिकार होती हैं। लड़कों के खाने पीने पर लड़कियों के खाने पीने की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है। परंपरागत रूप से भी ये माना जाता है कि महिला जब खाना खाए जब उसका पति, परिवार के अन्य पुरुष और बच्चे खाना खा ले, अंत में ही उसे खाना खाना चाहिए। और कई बार तो महिलाएं बचा हुआ बासी खाना खाती हैं। मातृत्व के समय भी उनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं होती। जो महिलाएं मजदूरी या असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, उनको भी मातृत्व के समय किसी प्रकार की भोजन सामग्री उच्च गुणवत्ता की नहीं दी जाती। अगर बाल विवाह हुआ है तो छोटी उम्र में ही मां बनकर वह कई बीमारियों की शिकार भी हो जाती हैं। कुपोषण के कारण वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाती हैं। दहेज प्रथा। भारतीय समाज में दहेज प्रथा भी एक बहुत बड़ी समस्या है लिंग भेदभाव की। यह भारतीय समाज में पाई जाने वाला एक ऐसा अभिशाप है जो सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों और कानूनों के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। दहेज के कारण लड़की के माता पिता को कई बार गलत साधनों को अपनाकर दहेज का प्रबंध करना पड़ता है। ज़्यादा दहेज ना लाने के कारण अनेक नवविवाहित वधुओं को सास, ससुर और नंद आदि के ताने सुनने पड़ते हैं और कई बार उन्हें जिंदा जला भी दिया जाता है। दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह को प्रोत्साहन मिलता है और वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन अत्यंत संघर्षमय हो जाता है। दहेज ना लाने पाने वाली वधुओं को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जिसके कारण वो अनेक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां और माता पिता भी इस बुराई का विरोध नहीं कर पाते हैं, बल्कि ज़्यादा दहेज देना अपनी शान और प्रतिष्ठा समझते हैं। वैधव्य या विधवा की समस्या। भारतीय समाज में विधवाओं की सामाजिक स्थिति हमेशा से ही निम्न रही है। इसका प्रमुख कारण भी लैंगिक विषमता है। हिंदू समाज में स्त्री का पति को ही सब कुछ माना जाता है, उसे भगवान और देवता के रूप में देखा जाता है। पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला की स्थिति और भी शोचनीय हो जाती है, क्योंकि परिवार और समाज के सदस्य उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। पुनः विवाह की अनुमति नहीं दी जाती, जो चाहे उसका शोषण कर लेता है
और अपमानजनक, उपेक्षित, नीरस और आर्थिक कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता है। विधवाओं का किसी भी शुभ अवसर पर जाना अपशकुन माना जाता है, उसलिए उन्हें सामाजिक जीवन से भी अलग रखा जाता है। आज भी उनकी स्थिति में यद्यपि कुछ सुधार हुआ है, फिर भी आज इनका प्रचलन अभी भी उतना नहीं है कि विधवाओं का पुनः विवाह कर दिया जाए। लैंगिक विषमता की परिणति विवाह, विच्छेद या तलाक के रूप में देखने को मिलती है। भारत में परंपरागत रूप से पुरुषों को अपनी पत्नियों को तलाक देने का अधिकार प्राप्त था। मनुस्मृति में भी ये कहा गया था कि अगर उसकी पत्नी शराब पीती है, पीड़ित रहती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, तो ऐसे पुरुष को जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। पुरुषों की ऐसी स्थिति होने पर स्त्री को उन्हें छोड़ने का अधिकार नहीं था। तलाकशुदा महिला को आज भी समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता और हर व्यक्ति उसे ही दोष देता है, चाहे यह तलाक उसके शराबी, जुआरी व चरित्रहीन पति के कारण ही क्यों ना हुआ हो। तलाक के बाद महिलाओं के सामने अपने तथा अपने बच्चों को पेट भरने की समस्या आती है। समाज के कुछ लोग ऐसी महिलाओं को बहला फुसलाकर वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्य करने पर विवश कर देते हैं। स्त्रियों के प्रति हिंसा एक अन्य समस्या है। स्त्रियों के प्रति हिंसा परिवार के अंदर और परिवार के बाहर दोनों रूपों में देखी जाती है। पति द्वारा मार पिटाई की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। वे किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर पाती, क्योंकि दोष अंत में स्त्रियों को ही माना जाता है। स्त्रियों के प्रति होने वाली हिंसा के अन्य रूप हैं, जैसे छेड़छाड़ या बलात्कार। यह शर्म की बात है कि बलात्कार की शिकार स्त्रियों को न्याय भी नहीं मिल पाता है और अनेक बलात्कारी पुरुष कानूनी दांव पेंच लगाकर साफ बच निकलते हैं। स्त्रियों के प्रति हिंसा का एक गंभीर रूप बालिका वध की समस्या भी है। दहेज न लाने के कारण स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार भी उनके प्रति हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस को जन्म देते हैं। आज भी भारतीय स्त्रियां विविध प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। लैंगिक समानता के ये थे सामाजिक पहलू। अब हम बात करते हैं राजनीतिक लैंगिक समानता का आर्थिक पहलू। रोजगार में भी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से पिछड़ी हुई है और वो लैंगिक विषमता का शिकार हैं। भारतीय स्त्रियों का कार्य क्षेत्र परंपरागत रूप से घर के अंतर्गत माना गया है, इसलिए उनके बाहर कार्य करने का अगर प्रश्न उठता है तो अनेक जातियों की स्त्रियों को घर से बाहर केवल कृषि या घरेलू कार्य के लिए ही जाना संभव है। यद्यपि आज परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, फिर भी भारत की स्त्रियां रोजगार की समस्या की शिकार हैं। उन्हें काम करने पर पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता, जबकि हमारा संविधान समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा करता है। मातृत्व के समय अवकाश एवं अन्य सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता है। कई बार वो अपने सेवा में लगाने वाले अधिकारियों के द्वारा यौन शोषण का शिकार होती हैं। कृषि क्षेत्र में जहां 80% आज भी स्त्रियां काम करती हैं, स्त्री श्रमिक को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। घरेलू उद्योगों जैसे अगरबत्ती, बीड़ी, दया, सिलाई बनाना, चटाई बनाना, पापड़ उद्योग में ना तो रोजगार की सुरक्षा है और निश्चित दर पर मजदूरी भी नहीं है। काम के घंटे अधिक हैं और श्रम कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। उद्योगों में स्त्रियां निम्न स्तर पर कार्य कर रही हैं, जैसे जूट, कपड़ा, खाद्यान्न में उनका प्रतिशत घट रहा है।
नए उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर में भी वो कम प्रवेश कर पा रही हैं, क्योंकि इस संबंध में उनके पास पर्याप्त शिक्षा के आसार नहीं है। इसलिए अधिकांशतया महिलाओं को रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, निजी सचिव के रूप में कार्य प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कुछ नए क्षेत्र जैसे मॉडलिंग, पत्रकारिता, प्रशासनिक सेवाएं, दूरदर्शन, कलाकार आदि के रूप में महिलाएं आगे बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि सेना के अंतर्गत, पुलिस के अंतर्गत भी, परंतु उन्हें पुरुष प्रधानता का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक प्रगति के उस शिखर पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएं स्वयं भी अपनी सीमाओं के एहसास से दबी हैं। यदि उन्हें प्रमोशन का अवसर मिलता है और उन्हें कहीं पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह अपना प्रमोशन छोड़ने के लिए तैयार रहती हैं। उनकी प्राथमिकता घर होता है। घर और व्यावसायिक हित में यदि टकराव आता है तो वो परिवार को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन पुरुष पारिवारिक जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों एक साथ इसलिए चला पाता है क्योंकि उसको प्रमोशन और ट्रांसफ़र होने पर उसकी पत्नी घर को अच्छी तरीके से और बच्चों को संभाल लेती है। 1976 में समान मजदूरी कानून पारित हुआ था, जिसमें स्त्रियों में कुछ जागरूकता आई है और अब वो अपने अधिकार मांगने लगी हैं। अनेक सेवा देने वाले संस्थान महिलाओं के नौकरी को खर्चीला मानते हैं, क्योंकि उन्हें मातृत्व लाभ और शिशु पालन गृह की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे रोजगार से संबंधित समस्या यह भी है कि पुरुष अभी उसके साथ सहयोगी के भाव से काम करने की मानसिकता नहीं बना पाया है। वह महिला को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। पुरुष स्त्री अधिकारी की अधीनता में काम करना अपना अपमान समझता है। अगर मजबूरी में आज के पुरुष को स्त्रियों के नेतृत्व में या लीडरशिप में काम करना पड़े तो अचेतन आक्रोश उनमें देखने को मिलता है। ये समझ में नहीं आता कि कब यह पुरुष प्रधान समाज स्त्री को उसके शरीर से अलग कर मानवीय व्यक्ति के रूप में देखेगा। रोजगार के क्षेत्र में एक यौन प्रतिमा नहीं, पुरुष की ही भांति एक कर्मचारी के रूप में महिलाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजनीतिक पहलू लैंगिक विषमता के। लैंगिक विषमता का राजनीतिक पहलू भी है। राजनीति में स्त्रियों को आगे आने के उतने अवसर उपलब्ध नहीं है जितने कि पुरुषों को प्राप्त हैं। यद्यपि महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी आगे आ गई हैं, लेकिन उनका प्रतिशत उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। शिक्षा के प्रसार ने उन्हें अंधकार से प्रकाश में लाकर खड़ा किया है। राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया है, परंतु साथ ही यह भी ध्यान देना पड़ रहा है कि एक स्त्री माँ, पत्नी और बहू पहले है और बाकी सब कुछ बाद में। उसका कर्तव्य सबसे पहले अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाना है। यदि वे अपने बाल बच्चों की उपेक्षा करके राजनीति के क्षेत्र में भाग लेती है तो वो परिवार के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद ही किसी महिला को राजनीति या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करना अधिक सही लगता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लैंगिक विषमता पर आधारित है। कार्य विभाजन के आधार पर स्त्रियों को घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखना चाहता है। स्त्रियों की इस स्थिति में सुधार हो रहा है। पुरुषों के समान उन्हें अवसर मिल गए हैं और अधिकार भी मिल गए हैं। शिक्षा के प्रसार ने उन्हें अंधकार से प्रकाश मिलाकर खड़ा किया है। ऐसी स्थिति में उन्हें राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से रोकना सही नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, राजनीतिक और सामाजिक समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके सही उपयोग के लिए आवश्यक है कि महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। लैंगिक विषमता के कारण ही लोकसभा में
महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित रखने संबंधी विधेयक बार बार लोकसभा में पेश किए जाने के बावजूद भी आज तक पारित नहीं हो पाया। वैसे तो महिलाएं आधी आबादी हैं और उन्हें आधे स्थान मिलने चाहिए, परंतु राजनीतिक दल उन्हें 1/3 स्थान भी देने में आनाकानी कर रहे हैं और उन्हें राजनीति में प्रवेश करने से मना करते हैं। ये आपका अध्याय हुआ लैंगिक विषमता।